हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आज हम कक्षा 10वीं के अंतर्गत विषय विज्ञान अध्याय 9 धातु एवं धातु कर्म का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। पदार्थों को शुद्ध पदार्थ तथा मिश्रण के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। हम यह भी जानते हैं कि शुद्ध पदार्थ तत्व या यौगिक हो सकते हैं। तत्व आपस में मिलकर हमारे चारों ओर पाए जाने वाले सभी पदार्थ बनाते हैं। तत्वों को पुनः धातुओं तथा अधातुओं में वर्गीकृत किया जाता है, किंतु क्या यह निश्चित करना आसान है कि कौन सा तत्व धातु है और कौन सा अधातु? इस अध्याय में हम तत्वों के उन गुणों का अध्ययन करेंगे जिनके आधार पर हम उन्हें धातु के रूप में पहचानते हैं। लेकिन धातुओं को पहचानने के लिए हमें सबसे पहले धातुओं के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म या गुणों का अध्ययन करना जरूरी है। इसीलिए अब हम धातुओं के भौतिक गुण या उसके गुणधर्म का अध्ययन करते हैं। धातुओं के भौतिक गुण हैं, जिसमें पहला पॉइंट है धातुएं चमकीली होती है। मतलब धातुएं चमकदार होती है। जैसे कि हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सी धातुएं हैं जो चमकदार होती है। उदाहरण के लिए सोना या चांदी ले सकते हैं, जो हम उपयोग करते हैं और जो चमकदार दिखती है। दूसरा पॉइंट है इसका, धातुएं आघातवर्धनीय होती है। अर्थात धातुओं को पीटकर पतली चादर या पन्नी बनाई जा सकती है। जैसे कि सोने या चांदी को ही अगर हम आघात पहुंचाते हैं या फिर उसे हम पीटते हैं तो वो फैलकर एक चादर की तरह या पन्नी की तरह बन जाती है। तीसरा पॉइंट है धातुएं तन्य होती है। अर्थात धातुएं पतले तारों के रूप में भी खींचा जा सकता है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें, अगर 1 ग्राम सोना को अगर हम खींचकर तार के जैसे बनाते हैं तो वो 2 किलोमीटर की तरह लंबा बनता है। फिर चौथा पॉइंट है इसका, धातुएं ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होती है। हम अपने दैनिक जीवन में जो एल्यूमिनियम के बर्तन उपयोग करते हैं वो ऊष्मा के सुचालक है, और जो हम तार उपयोग करते हैं वो विद्युत के सुचालक होते हैं। फिर पांचवा पॉइंट है इसका, धातुओं को पीटने पर आवाज़ उत्पन्न होती है। जैसे कि स्कूल में घंटियाँ जो बजाई जाती है वो एक आवाज़ उत्पन्न करती है, जिसके कंपन से पूरे स्कूल में गूंजती है उसकी आवाज़ें। तो इसका उपयोग हम घंटी बनाने में भी कर सकते हैं। फिर छठवां पॉइंट है इसका, सभी धातुओं की क्वथनांक और गलनांक उच्च ताप पर होती है। अब हम इसके धातुओं के रासायनिक गुणधर्म या गुण के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रत्येक धातु की क्रियाशीलता अलग अलग होती है। कुछ धातुएं बहुत क्रियाशील होती है तो कुछ धातु कम क्रियाशील होती है। यदि हम एक प्रयोग करें जिसमें अलग अलग बीकर में अलग अलग विलयन लें और अलग अलग धातुओं से क्रिया कराएं तो परिणाम भी भिन्न भिन्न होंगे। तो हम ऐसा प्रयोग करते हैं जिसमें अलग अलग बीकर में 2-2 ग्राम कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, आयरन सल्फेट और सोडियम क्लोराइड लेकर 100 ml जल में विलयन बनाएंगे। अब फिर 6 परख नली लेकर इन्हें अ, ब, स, द, ई, एफ से नामांकित करेंगे। अब परख नली अ और ब में 5-5 ml कॉपर सल्फेट विलयन, परख नली स और द में 5-5 ml जिंक सल्फेट विलयन और परख नली ई में 5 ml आयरन सल्फेट और फ में 5 ml सोडियम क्लोराइड
विलयन लेंगे। अब इसके आगे परख नली अ में 2-3 लोहे की कील या ऑल पेन, परख नली ब में दानेदार जिंक डालेंगे। फिर परख नली स में तांबे की धातु और परख नली द में मैग्नीशियम की धातु डालेंगे। परख नली ई तथा एफ में दानेदार जिंक डालेंगे। अब इतनी क्रिया करने के बाद में हम 5-10 मिनट के लिए परख नली को छोड़ देंगे। 5-10 मिनट के बाद हमें कुछ परिणाम मिलते हैं या अवलोकन हमें देखने को मिलेगा, जिसमें ये ज्ञात होता है कि परख नली अ में आयरन कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को, ब में जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को, परख नली द में मैग्नीशियम जिंक सल्फेट विलयन से जिंक को और परख नली ई में जिंक आयरन सल्फेट विलयन से आयरन को विस्थापित करता है। जबकि परख नली स में तांबा जिंक सल्फेट विलयन से जिंक को और फ में जिंक सोडियम क्लोराइड विलयन से सोडियम को विस्थापित नहीं करता। ऐसे में ये प्रश्न उठता है कि बीकर स और फ में विस्थापन नहीं होता, विस्थापन की क्रिया नहीं होती है, और अ ब स, अ ब द और ई में विस्थापन की क्रिया होती है। ऐसे में यह प्रश्न उठता है कि कहीं पर विस्थापन की क्रिया होती है और कहीं पर नहीं होती है, तो इसका निर्धारण कौन करता है। तो ये इसका निर्धारण देखने के लिए हम देखकर नहीं बता सकते हैं। इसके निर्धारण के लिए प्रयोग के द्वारा ही हम देख सकते हैं। तो इसका निर्धारण धातुओं की सक्रियता की श्रेणी करती है। वह धातु जो किसी अन्य धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर रही है, अधिक सक्रिय धातु कहलाती है। धातुओं को उनकी सक्रियता के घटते क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर सक्रियता श्रेणी का जो सारणी दिखाया गया है, उसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है सबसे अधिक अभिक्रियाशील और नीचे लिखा हुआ है सबसे कम अभिक्रियाशील, जिससे हमें ये ज्ञात होता है कि ऊपर का जो धातु है वो सबसे अधिक क्रियाशील में आता है और नीचे का जो धातु है वो सबसे कम क्रियाशील में। तो यहाँ पर लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, इसकी जो सक्रियता श्रेणी है वो अधिक है सबसे, और नीचे फिर उसके बाद घटते सबसे कम अभिक्रियाशील में सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, ये ऐसे धातु हैं जिसकी सक्रियता श्रेणी सबसे कम होती है। तो अगर प्रश्न में पूछा जाए कि सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं, तो सक्रियता श्रेणी की परिभाषा लिखते हुए उसके साथ साथ ये सक्रियता श्रेणी की सारणी बनाना बहुत ज़रूरी है। अब हम इसके बाद धातु कर्म का अध्ययन करेंगे।